भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 66 समिति द्वारा एफआरबीएम के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए। कौन सी समिति? तो साथ ही वर्ष 2016 में एफआरबीएम की समीक्षा करने के लिए एनके सिंह समिति का गठन किया गया, जो कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो समिति द्वारा एफआरबीएम के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए। नंबर 1, समिति ने यह सुझाव दिया कि एफआरबीएम कानून का नाम बदलकर डेब्ट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट रखा जाए। एफआरबीएम कानून का नाम बदलकर डेब्ट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट रखा जाए, जहां सरकार राजकोषीय घाटे में केंद्रित न होकर कुल देयता पर केंद्रित हो, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कुल उधारी को शामिल किया जाता है। इसे सामान्य देयता जनरल डेब्ट कहा जाता है। संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार यदि केंद्र से उधार ले संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार यदि केंद्र से उधार ले और वह उधार बकाया हो, तो राज्य यदि अन्य स्रोतों से उधार लेता है तो उसे केंद्र से अनिवार्य रूप से अनुमति लेना होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि किसी भी राज्य का राजकोषीय घाटा उसके जीएसडीपी का 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, समिति ने एफआरबीएम के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए निम्न लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें ए पॉइंट है, राजकोषीय घाटे को वर्ष 2022-23 तक कम करके 2.5% किया जाए। बी पॉइंट है, राजस्व घाटे को वर्ष 2022-23 तक कम करके 0.8% किया जाए। सी पॉइंट है, प्रभावी राजस्व घाटे को 2022-23 तक कम करके 0 किया जाए। और डी पॉइंट है, जीडीपी ऋण अनुपात यानी कुल देयता जीडीपी ऋण अनुपात यानी कि कुल देयता को कम करके 60% किया जाए, जिसमें केंद्र का 40% और राज्य का 20% से अधिक न हो, जबकि उस समय केंद्र का लगभग 49% और राज्य की देयता लगभग 21% था। उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। कारण नंबर 1 कोरोना, नंबर 2 रूस यूक्रेन युद्ध और नंबर 3 है मुद्रास्फीति में वृद्धि। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। समिति ने एस्केप क्लॉज यानी कि छूट उपबंध, तो समिति ने छूट उपबंध का सलाह दिया, जिसमें किसी विशेष परिस्थिति में जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा, कृषि उत्पादन में 3% से अधिक गिरावट इत्यादि में राजकोषीय परिषद से अनुमति लेकर ए पॉइंट है, एफआरबीएम के लक्ष्यों में विचलन यानी कि डेविएशन वृद्धि या कमी कर सकती है। एफआरबीएम के लक्ष्यों में विचलन कर सकती है। बी पॉइंट है, किसी विशेष वर्ष एफआरबीएम का पालन करने से मना कर सकती है। किसी विशेष वर्ष एफआरबीएम का पालन करने से मना कर सकती है। राजकोषीय परिषद में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं वर्तमान में एफआरबीएम कानून और उससे संबंधित भविष्य की चुनौतियां। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020-21 सरकार के खर्च में वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.7% था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 9.1% हो गया। सरकार द्वारा एफआरबीएम के द्वारा देश में राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए
राजकोषीय संकेतकों को निर्धारित सीमा में करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9% था, 2022-23 के लिए 6.4%, 2023-24 के लिए 5.9%, वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य कम करके 4.5% करना है। इसे प्राप्त करने में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियां ए पॉइंट है रूस यूक्रेन युद्ध, बी पॉइंट है IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि अल नीनो का प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, सी पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में उतार चढ़ाव, और डी पॉइंट है खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि। अब हम देखते हैं सुझाव में पहला पॉइंट है सरकार को अपने राजस्व खर्च को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। बी पॉइंट है गैर आवश्यक खर्च को समाप्त करना चाहिए। सी पॉइंट है मतलब कि तीसरा पॉइंट है सब्सिडी को अधिक युक्त संगत बनाना चाहिए। चौथा पॉइंट है लीकेज को समाप्त करना चाहिए यानी कि DBT, POS इत्यादि का अधिक प्रयोग करके। पांचवा पॉइंट है विनिवेश प्राप्ति को बढ़ावा देना चाहिए। और छठा पॉइंट है राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना चाहिए, जैसे कर आधार में वृद्धि करना, कर चोरी को रोकना, कर वसूली को पारदर्शी बनाना चाहिए इत्यादि। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था इसी पे है वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM अधिनियम 2003 को प्रारंभ करने के क्या कारण थे, उसके प्रमुख प्रावधान और उनकी प्रभावहीता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। 250 शब्द में इस उत्तर को लिखना है, इस प्रश्न के उत्तर को। अब हम देखते हैं बजट के प्रकार। तो बजट के प्रकार में पहला पारंपरिक बजट, दूसरा प्रोग्राम बजट, तीसरा निष्पादन बजट, चौथा परिणाम बजट, पांचवा शून्य आधारित बजट और छठवां है लैंगिक बजट, जो कि मेंस 2016 में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं पारंपरिक बजट यानी कि ट्रेडिशनल बजट। यह बजट बनाने की सबसे प्राचीन और पारंपरिक विधि है, जहां सरकार बजट में केवल कुल खर्च और कुल प्राप्ति को प्रदर्शित करती है। इसे वृद्धिमान यानी कि लाइन आइटम या इंक्रीमेंटल बजट भी कहा जाता है। इसे वृद्धिमान बजट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पिछले बजट को आधार मानकर उसमें खर्च में वृद्धि करके आगामी वर्ष के बजट को बनाया जाता है। यह बजट बनाने का सबसे आसान और पारंपरिक तरीका है। इस बजट में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें केवल कुल खर्च को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि खर्च का वर्गीकरण विभिन्न मंत्रालय या विभागानुसार नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं प्रोग्राम बजट। इसे मिनी बजट भी कहा जाता है। यह पारंपरिक बजट के चुनौती को दूर करता है। यह बजट विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार यहाँ खर्च का वर्गीकरण दिखाई देता है। इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ खर्च के साथ उद्देश्य नहीं जुड़े होते, इसलिए खर्च का मूल्यांकन भी नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं निष्पादन बजट। इसे भारत में वर्ष 1968-69 में अपनाया गया।
जबकि वर्ष 2007-8 में इसे परिणाम बजट में मिला दिया गया। यहाँ खर्च के साथ उसके उद्देश्यों को भी शामिल किया जाता है, जिससे खर्च का मूल्यांकन करना आसान होता है। निष्पादन बजट बराबर पारंपरिक बजट प्लस प्रोग्राम बजट प्लस भौतिक उद्देश्य। निष्पादन बजट गुणात्मक उद्देश्यों को प्रदर्शित नहीं कर पाता। निष्पादन बजट गुणात्मक उद्देश्यों को प्रदर्शित नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं परिणाम बजट यानी कि आउटकम बजट। परिणाम बजट सबसे प्रभावी, लक्षित और संसाधनों के कुशलतम उपयोग वाले बजट को प्रदर्शित करता है। इसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाया और प्रदर्शित किया जाता है, जिसके आधार पर सरकार मुख्य बजट में उन्हें खर्च का आवंटन करती है। परिणाम बजट सबसे प्रभावी, लक्षित और संसाधनों के कुशलतम उपयोग वाले बजट को प्रदर्शित करता है। इसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाया और प्रदर्शित किया जाता है, जिसके आधार पर सरकार मुख्य बजट में उन्हें खर्च का आवंटन करती है। इसलिए यह बजट 3 ओ पर आधारित होता है। पहला ओ है आउटले, आउटले मतलब कुल खर्च। दूसरा ओ है आउटपुट यानी कि भौतिक उद्देश्य। और तीसरा ओ का मतलब है आउटकम यानी कि गुणात्मक प्रभाव। ओ यानी आउटले यानी कुल खर्च, ओ यानी आउटपुट यानी भौतिक उद्देश्य, ओ यानी आउटकम यानी गुणात्मक प्रभाव। वर्ष 2007-8 में निष्पादन बजट को भी आउटकम बजट में मिला दिया गया। आउटकम बजट बराबर निष्पादन बजट प्लस गुणात्मक प्रभाव। उदाहरण जैसे कि पारंपरिक बजट में क्या होता है, इसमें कुल खर्च, कुल प्राप्ति दिखाया जाता है। जैसे कुल खर्च 100 करोड़, कुल प्राप्ति 100 करोड़। प्रोग्राम बजट में क्या होता है, तो इसमें जैसे उद्देश्य भी बताया जाता है। जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट बनाया जा रहा है, तो इसमें कुल खर्च 50 करोड़, कुल प्राप्ति 50 करोड़। तो इसमें बताया गया किसके लिए बनाया जाता है। तीसरा है निष्पादन बजट। इसमें किसके लिए बनाया जा रहा है ये भी बताया जाएगा। जैसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया, कुल खर्च 50 करोड़, कुल प्राप्ति 50 करोड़। इसमें बताया जाएगा कि कुल खर्च में कहाँ कहाँ खर्च हुआ, यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 2 करोड़, किसानों को आवंटन का लक्ष्य 1 करोड़, तो ये भी बताया जाता है। चौथा है परिणाम बजट, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कुल खर्च 50 करोड़, कुल प्राप्ति 50 करोड़। इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2 करोड़ यानी आउटले 2 करोड़, आउटपुट 1 करोड़ किसान को ही प्राप्त हुआ, और आउटकम है कि किसानों की आय में वृद्धि हुई, तो ये भी बताया जाता है। पारंपरिक बजट जो है ये प्राचीन विधि पे आधारित है, आसान है, वृद्धमान बजट भी कहा जाता है। प्रोग्राम बजट को मिनी बजट, और इसमें खर्च मंत्रालयानुसार वर्गीकरण होता है। निष्पादन बजट को प्रोग्राम बजट और भौतिक उद्देश्य प्रोग्राम बजट कहते हैं, और इसमें भौतिक उद्देश्य बताया जाता है। परिणाम बजट जो है ये 3 ओ पर आधारित होता है, निष्पादन और गुणात्मक प्रभाव के बारे में बताता है। अब हम देखते हैं शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजट। इस बजट की अवधारणा को अर्थशास्त्री पीटर पायर द्वारा दिया गया। शून्य आधारित बजट की अवधारणा को अर्थशास्त्री पीटर पायर द्वारा दिया गया। यह बजट न्यूजीलैंड में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह बजट बनाने का सबसे प्रभावी विधि है, जिसमें बजट का गहन विश्लेषण किया जाता है। यह संसाधन के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देता है, क्योंकि गहन विश्लेषण करके ही यहाँ प्रत्येक वर्ष बजट को शून्य मानकर उसमें नए खर्च और नए उद्देश्यों को जोड़ा जाता है। इसका संबंध पुराने बजट से नहीं होता है। पारंपरिक बजट में पिछले बजट को आधार माना जाता है, किंतु शून्य आधारित बजट में
प्रत्येक वर्ष बजट को शून्य मानकर नए बजट का आवंटन होता है। भारत में शून्य आधारित बजट अधिक प्रचलित नहीं है, क्योंकि इसे बनाने में अधिक खर्च और अधिक समय लगता है, यानी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी के साथ लेक्चर पर 66 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 67 लैंगिक बजट, जेंडर बजट। यह अवधारणा सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया। भारत में इसे वर्ष 2005 में अपनाया गया। लैंगिक बजट को जेंडर न्यूट्रल बजट भी कहा जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष के सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करके उनके विकास के लिए सरकार बजट में खर्च का प्रावधान करती है और उनसे संबंधित योजनाओं की घोषणा की जाती है। भारत में जेंडर बजट महिलाओं पर आधारित होता है। अब हम देखते हैं महिलाओं पर जेंडर बजट की आवश्यकता। प्राचीन काल से ही भारत में सामाजिक संरचना अधिकांशतः पितृसत्तात्मक रही है, जिससे महिलाओं का सामाजिक आर्थिक स्थिति में गिरावट हुई है अथवा उनकी उपेक्षा की गई है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट को कुछ कुप्रथा जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा इत्यादि से भी समझा जा सकता है। निम्न कारणों से भारत में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में गिरावट को समझा जा सकता है। जैसे नंबर 1, भारत में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार महिलाओं की कुल संख्या 48.9% है, यानी लगभग आधी जनसंख्या भारत में महिलाओं की है। भारत में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार महिलाओं की कुल संख्या 48.9% है, यानी लगभग आधी जनसंख्या भारत में महिलाओं की है। किंतु इसके बावजूद श्रम बल में पिछले 15 वर्षों में भागीदारी में गिरावट आई है, जो 1990-91 में 35% से घटकर वर्ष 2017-18 तक लगभग 17-18% रह गया है। दूसरा पॉइंट है, विश्व आर्थिक मंच 2023 के अनुसार पुरुष द्वारा अर्जित 1 रुपये की तुलना में महिला केवल 63 पैसे अर्जित कर पाती है। सर्वे रिपोर्ट का मानना है कि नंबर 1, महिलाओं में सोशल रेट ऑफ रिटर्न पुरुषों के मुकाबले अधिक होता है। मनरेगा के द्वारा उसके 10 वर्ष पूरा होने पर वर्ष 2016-17 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में 33% जॉब कार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जबकि रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी लगभग 55% है। इस प्रकार निम्न कारणों से भारत में महिलाओं के लिए जेंडर बजट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, उन्हें समाज में बेहतर स्थान देने के लिए और उनके सामाजिक विकास के लिए। नंबर 2, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए। नंबर 3, उनके पोषण सुरक्षा के लिए। नंबर 4, उनके कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा के द्वारा।
श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, उनके कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा के द्वारा श्रम बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए। और नंबर 5 है उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जेंडर बजट अलग से बजट बनाने की प्रक्रिया या परंपरा नहीं है, बल्कि इसे मुख्य बजट में शामिल किया जाता है। इसके लिए मुख्य बजट के साथ विवरण 20 को लगाया जाता है। स्टेटमेंट 20 में 2 तालिका बनाई जाती हैं। तालिका ए, इसमें 100% खर्च केवल महिलाओं के लिए होता है, और तालिका बी, इसमें कुल खर्च का 30% महिलाओं पर खर्च किया जाता है। तालिका ए में 100% खर्च महिलाओं के लिए होता है, तालिका बी में कुल खर्च का 30% महिलाओं पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2005 में जेंडर बजट में कुल खर्च का लगभग 2.5% प्रावधान किया गया, जबकि वर्ष 2011-12 में इसे बढ़ाकर 5% से भी अधिक किया गया, किंतु वर्ष 2012-13 के बाद इसमें वृद्धि नहीं की गई। समाज में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार उनसे संबंधित योजनाओं में अपने खर्च में वृद्धि करे, जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही संभव है। अब एक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर पूछा जा सकता है या पूछा गया है मेंस 2016 में। क्या है? भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग अनिवार्य है। भारतीय प्रसंग में जेंडर बजटिंग की क्या आवश्यकताएं हैं? तो ये प्रश्न था। अब हम एक नया चैप्टर देखते हैं, कर यानी कि टैक्स। कर वह अनिवार्य अंशदान होता है जो जनता सरकार को चुकाती है। यह सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कर सरकार पर कोई भी देयता सृजित नहीं करता। कर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्रत्यक्ष कर और नंबर 2 अप्रत्यक्ष कर। वह कर जो व्यक्ति, फर्म या कंपनी के आय अथवा लाभ पर आरोपित होता है उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे आयकर, निगम कर इत्यादि। जैसे फर्म या कंपनी की बिक्री के आय पर जो लगता है, जैसे खर्चा, विज्ञापन, परिवहन खर्च जो हुआ, प्रॉफिट यानी लाभ पर जो कर लगा, वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या टैक्स कहा जाता है। वह कर जो वस्तु और सेवा पर आरोपित होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे जीएसटी, आयात शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि। कराधान क्या है? इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है। करापात क्या है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स है। कराघात का मतलब है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और करापात का मतलब है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कराघात का मतलब है वह बिंदु जिस पर सरकार कर आरोपित करती है। कराघात का मतलब है वह बिंदु जिस पर सरकार कर आरोपित करती है। और करापात का मतलब है वह बिंदु जो सरकार को कर चुकाता है। तो जब कराघात और करापात दोनों एक ही बिंदु पर होता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे आयकर, निगम कर इत्यादि। जब कराघात और करापात दोनों अलग अलग बिंदु होता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर अंत में अंतिम रूप से कर का भुगतान उपभोक्ता द्वारा ही किया जाता है। जब कराघात और करापात दोनों अलग अलग बिंदु होता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में अंतिम रूप से कर का भुगतान उपभोक्ता द्वारा ही किया जाता है, जैसे जीएसटी, मूल्यवर्धन कर इत्यादि।
अब हम देखते हैं कर चोरी और कर बजट, कर बचाव, कर चोरी और कर बचाव यानी कि टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। सबसे पहले देखते हैं कर चोरी। कर चोरी भारत में दंडनीय अपराध है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी आय और संपत्ति को आयकर विभाग में उजागर नहीं करता जिससे वह कर बचा सके, इसे ही कर चोरी कहा जाता है। कर बचाव क्या है? जब कोई व्यक्ति सरकार के कर नियम और कानून के अंतर्गत दिए गए विभिन्न कर छूटों का लाभ उठाकर कर बचाव करता है तो उसे कर बचाव कहा जाता है। भारत में यह वैध है किंतु अनैतिक है। जैसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत 80C, 80D, 80E इत्यादि। आयकर अधिनियम 1961 के तहत 80C, 80D, 80E इत्यादि। अब हम दो शब्द देखते हैं, कर की लोचशीलता यानी कि टैक्स इलास्टिसिटी, और दूसरा शब्द है कर की उत्प्लावकता यानी कर उत्प्लावकता, जिसका मतलब है टैक्स बायंसी। तो सबसे पहले देखते हैं लोचशीलता क्या है, उसके बाद देखेंगे कर की लोचशीलता का क्या मतलब है। लोचशीलता क्या है? दिए गए दो चरों यानी कि वेरिएबल्स, दिए गए दो चरों में यदि किसी एक चर में परिवर्तन किया जाए तो उसका अन्य चर पर पड़ने वाले प्रभाव, तो उसका दिए गए दो चरों में यदि किसी एक चर में परिवर्तन किया जाए तो उसका अन्य चर पर पड़ने वाले प्रभाव को लोचशीलता कहा जाता है। कर की लोचशीलता बराबर कर राजस्व परसेंट में बटे कर की दर परसेंट में, यानी कि कर की दर में परिवर्तन करने पर उसका कर राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को कर की लोचशीलता कहा जाता है। कर की दर में परिवर्तन करने पर उसका कर राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव को कर की लोचशीलता कहा जाता है। इसमें पहला पॉइंट है, यदि कर की दर में वृद्धि करने पर उसकी तुलना में कर राजस्व में अधिक वृद्धि होती है तो कर की लोचशीलता 1 से अधिक होगी, अर्थात कर में अधिक लोचशीलता होगी। नंबर 2 है, यदि कर की दर में वृद्धि से उसकी तुलना में कर राजस्व में कम वृद्धि हो अथवा कर राजस्व में कमी हो तो कर की लोचशीलता 1 से कम होगी, अर्थात कर में कम लोचशीलता है। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 67 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 68। तीसरा पॉइंट है, जब कर के दर में परिवर्तन से कर राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो कर की लोचशीलता 0 होती है। इसमें 3 पॉइंट था। पहला था, यदि कर की दर में वृद्धि करने पर उसकी तुलना में कर राजस्व में अधिक वृद्धि होती है तो कर की लोचशीलता 1 से अधिक होगी, अर्थात कर में अधिक लोचशीलता होगी। नंबर 2 था, यदि कर की दर में वृद्धि से उसकी तुलना में कर राजस्व में कम वृद्धि हो अथवा कर राजस्व में कमी हो तो कर की लोचशीलता 1 से कम होगी, अर्थात कर में कम लोचशीलता है। तीसरा पॉइंट था, जब कर के दर में परिवर्तन से कर राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो कर की लोचशीलता 0 होती है। अब हम देखते हैं लाफर वक्र। लाफर वक्र, अर्थशास्त्री लाफर द्वारा लाफर वक्र के माध्यम से कर राजस्व और कर के दर के बीच संबंध को बताया है। कर राजस्व और कर के बीच के संबंध को बताया है। इसे
इन्वर्टेड यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लाफर के अनुसार कर के उच्चतम दर यानी 30% में सरकार को सबसे अधिक कर राजस्व प्राप्त होता है। इस उच्चतम दर से यदि कर के दर में वृद्धि या कमी किया जाए इस उच्चतम दर से यदि कर के दर में वृद्धि या कमी किया जाए तो सरकार का कर राजस्व कम ही होता है। अतः लाफर के अनुसार सरकार को कर की दर में वृद्धि करने के बजाय कर आधार में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में देश की कुल जनसंख्या का मात्र 6.5% ही करदाता हैं। अतः देश में कर चोरी अधिक की जाती है। इसीलिए सरकार को कर चोरी रोकना चाहिए और कर आधार में वृद्धि करना चाहिए। अब हम देखते हैं कर उत्प्लावकता। कर उत्प्लावकता बराबर कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि, कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि बटे जीडीपी वृद्धि दर में प्रतिशत वृद्धि। कर उत्प्लावकता बराबर कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि बटे जीडीपी वृद्धि दर में प्रतिशत वृद्धि। कर उत्प्लावकता से अभिप्राय है कि जीडीपी वृद्धि दर में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में यदि कर राजस्व में प्रतिशत वृद्धि अधिक हो, उदाहरण के लिए यदि जीडीपी वृद्धि दर में 1% की वृद्धि हो और कर राजस्व में वृद्धि 1% से अधिक की वृद्धि हो जाए तो इसका अर्थ है कर उत्प्लावकता अधिक है। अब हम देखते हैं प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स और प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्रगतिशील कर। यह वह कर व्यवस्था होता है जहां सरकार अधिक आय अर्जित करने वालों से अधिक कर वसूलती है, जहां सरकार अधिक आय अर्जित करने वालों से अधिक कर वसूलती है और न्यून आय अर्जित करने वालों को कर से छूट देती है। इस व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती है। सामान्यतः प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कर व्यवस्था की प्रकृति के होते हैं, जैसे आयकर, निगम कर इत्यादि। अब हम देखते हैं प्रतिगामी कर व्यवस्था। प्रतिगामी कर व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार अमीर और गरीब दोनों पर एक समान कर आरोपित करती है। व्यक्ति की आय बढ़ने पर उसे तुलनात्मक रूप से कम कर चुकाना होता है, जबकि गरीब वर्ग को अधिक कर चुकाना होता है। इसलिए यह व्यवस्था गरीबों को अधिक चुभता है। सामान्यतः अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी कर व्यवस्था की प्रकृति के होते हैं, जैसे जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि। भारत जैसे विकासशील देश के लिए प्रगतिशील कर व्यवस्था अधिक बेहतर माना जाता है, जबकि भारत का कर ढांचा आज़ादी के बाद से ही हमेशा अधिक प्रतिगामी रहा है। अर्थात सरकार को प्रत्यक्ष कर की तुलना में सबसे अधिक कर राजस्व अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। बजट 2023 के अनुसार लगभग 58% कर राजस्व अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ है तथा लगभग 42% कर राजस्व प्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ है। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, OECD देश तथा विकसित देशों से OECD देश तथा विकसित देशों में लगभग 65% कर राजस्व प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। OECD देश तथा विकसित देशों में लगभग 65% कर राजस्व
प्रत्यक्ष कर से प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत का कर ढांचा अधिक प्रतिगामी ही है। प्रतिगामी कर व्यवस्था भी किसी विशेष परिस्थिति में देश की आर्थिक समृद्धि और रोजगार की वृद्धि में सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2021 में सरकार द्वारा PLI योजना यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जिसमें अधिक उत्पादन करने वाले विनिर्माता को सरकार द्वारा कर में छूट दी जा रही है, जो देश में उत्पादन में वृद्धि करके GDP वृद्धि दर और रोजगार बढ़ाने में सहायक होगा। अब हम देखते हैं उपकर और अधिभार यानी कि सेस एंड सरचार्ज। तो सबसे पहले देखते हैं उपकर। संविधान में यह प्रावधान है कि सरकार किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन से उपकर आरोपित कर सकती है और प्रयोजन पूरा होने पर उपकर को समाप्त भी कर सकती है। यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और वसूला जाता है। इससे प्राप्त धन को संचित कोष में जमा नहीं किया जाता, बल्कि उसी उद्देश्य में खर्च किया जाता है जिसके लिए यह आरोपित होता है, जैसे शिक्षा उपकर, किसान कल्याण उपकर, GST क्षतिपूर्ति उपकर इत्यादि। उपकर कर के साथ लगता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के साथ लगता है। अब हम देखते हैं अधिभार यानी कि सरचार्ज। इसे कर के ऊपर कर भी कहा जाता है क्योंकि यह कर के ऊपर आरोपित होता है। सामान्यतः यह प्रत्यक्ष कर पर आरोपित होता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 50 लाख रुपए हो तो उसे 30% आय कर के साथ 10% अधिभार चुकाना पड़ता है। टैक्स मान लीजिए 50 लाख है, 50 लाख का 30% 15 लाख हो गया। अधिभार 10% है तो 15 लाख का 10% यानी 1.5 लाख, तो कुल कर हो गया 16.5 लाख। अधिभार केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और वसूला जाता है। अन्य करों के समान उपकर और अधिभार से प्राप्त राजस्व को केंद्र द्वारा राज्यों के साथ विभाजन नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष कर। इसमें पहला पॉइंट है, यहाँ कराधान और करापात दोनों अलग अलग बिंदु पर होता है। दूसरा पॉइंट है, यह अंतिम रूप से उपभोक्ता वर्ग द्वारा चुकाया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं जैसे GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर इत्यादि। यह प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं जैसे GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर इत्यादि। अब हम देखते हैं पूर्व में अप्रत्यक्ष कर में समस्या। आज़ादी के बाद भारत में केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष कर अधिक थे। इस प्रकार पूर्व में कर और कर की दरें अधिक थी जो कैस्केडिंग प्रभाव उत्पन्न करता था। कैस्केडिंग प्रभाव का अर्थ है कर पर कर के प्रभाव को जो न केवल बाजार में वस्तु को महंगा कैस्केडिंग प्रभाव का अर्थ है कर पर कर के प्रभाव को जो न केवल बाजार में वस्तु को महंगा करता था बल्कि उपभोक्ता वर्ग को अधिक कर चुकाना पड़ता था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और ये उत्पादन पर लगता है।
और राज्य बिक्री कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और बिक्री पर लगता है। आपूर्ति श्रृंखला की बात करें, जैसे कि रबर है तो उसका उत्पादन किया जाता है तो उस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगेगा। फिर टायर उससे बना, फिर टायर से कार निर्माण हुआ तो कार निर्माण से डीलर 1 के पास गया मान लीजिए, तो वहाँ पे बिक्री यानी राज्य बिक्री कर लगेगा। डीलर 2 के पास गया, फिर डीलर 3 के पास गया, फिर मतलब शोरूम के पास गया, फिर उपभोक्ता को गया। अब मान लीजिए एक कंपनी है कपड़ा निर्माता, वो 100 रुपये का कपड़ा ली तो उसमें 10 रुपये मान लीजिए टैक्स लग गया, टैक्स 10% है तो 10 रुपये टैक्स लग गया, तो 110 रुपये का कपड़ा निर्माता है तो 110 रुपये का कपड़ा बनाया तो 110 रुपये को वो बी को शर्ट निर्माता को दे दिया 110 रुपये में, तो टैक्स 10% है तो 110 पे 20 रुपये टैक्स लग, 100 पे 10 रुपये और लग जाएंगे यानी 20 रुपये हो जाएगा, तो 130 रुपये हो जाएगा। 130 का 13% यानी 130 पे 10% और टैक्स लगेगा तो 13 रुपये हो जाएगा, तो 143 रुपये का सी उपभोक्ता को पड़ेगा यानी कि, तो 13 रुपये इसमें कहाँ से आया, 100 रुपये कपड़े का यानी उसमें 10 रुपये लगा टैक्स 10%, 20 रुपये मूल्यवर्धन हुआ तो 20 रुपये का मूल्यवर्धन हुआ तो 20 मूल्यवर्धन का 10% 2 रुपये हुआ और 10 रुपये टैक्स लगा यानी 10 रुपये टैक्से था तो उस पर 1 रुपये हो गया। तो ये कैस्केडिंग पर यानी कर की समस्या को बढ़ाता है। इस प्रकार कैस्केडिंग प्रभाव बाजार में वस्तु को महंगा करता है जो मुद्रास्फीति दर को बढ़ाता है। आम उपभोक्ता पर कर का बोझ अधिक पड़ता है। वैश्विक बाजार में वस्तुएं महंगी होने के कारण गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं। अब हम देखते हैं समस्या। कैस्केडिंग प्रभाव कर पर कर की समस्या को उत्पन्न करता था। फिर एल के झा समिति आई। एल के झा समिति ने सिफारिश किया केंद्र और राज्य सरकार को कि वैट को लागू किया जाए यानी वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि मूल्यवर्धन कर को लागू किया जाए। तो इसकी सिफारिश पर केंद्र ने इसे स्वीकार किया और राज्यों में असहमति बनी। केंद्र ने इसे स्वीकार करके केंद्रीय स्तर पर मॉड वैट लागू किया 1986 से 88 में। ये मॉड वैट का मतलब है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि संशोधित मूल्यवर्धन कर, जिसमें ये 2 प्रकार के थे। एक इनपुट टैक्स जो कि कच्चे माल पर लगता है और एक आउटपुट टैक्स था जो कि तैयार वस्तु की बिक्री पर लगता था। मॉड वैट बराबर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मॉड वैट की समस्या थी कर की दरें अनेक थीं। फिर 2003 में सेन वैट को शुरू किया गया यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि केंद्रीय मूल्यवर्धन कर। इसमें अनेक कर दरों के स्थान पर एकल दर को शुरू किया गया। फिर राज्यों के लिए वैट लागू करने के लिए असीम दास गुप्ता समिति का गठन किया गया। इनकी सिफारिश पर 2003 में हरियाणा राज्य ने वैट को लागू किया। 2008 में उत्तर प्रदेश ने लागू किया। तो वीएटी लागू हुआ केंद्र में सेन वैट के नाम से और राज्य में स्टेट वैट के नाम से। वैट जो है ये कर पर कर के कैस्केडिंग प्रभाव की समस्या को समाप्त करता है। 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू कर दिया गया। 2016 में 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू कर दिया गया। तो इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास 68 यहीं पे समाप्त होता है। ये अर्थव्यवस्था क्लास 69 वीएटी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स में सबसे पहले हम आईटीसी देखते हैं यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। यह वह व्यवस्था होता है जिसमें इनपुट में चुकाया गया कर अगले चरण के मूल्यवर्धन में यानी कि आउटपुट में
चुकाए गए कर पर इनपुट टैक्स को वापस कर दिया जाता है। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। यह वह व्यवस्था होता है जिसमें इनपुट में चुकाया गया कर अगले चरण के मूल्यवर्धन में चुकाए गए कर पर इनपुट टैक्स को वापस कर दिया जाता है। इसे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। अर्थात जो भी कर इनपुट में दिया जाता है उसे आउटपुट में वापस किया जाता है। जैसे ए एक व्यापारी है। ए से कच्चा माल 10 रुपये के टैक्स पे बी ने ख़रीदा, तो ये इनपुट टैक्स हो गया जो 10 रुपये लिया। तो बी विनिर्मित वस्तु सी विनिर्मित वस्तु बी से ख़रीदा, उस पर 15 रुपये टैक्स दिया, तो ये आउटपुट टैक्स है। तो ITC 10 रुपये हो जाएगा। VAT बराबर हो जाएगा OTL माइनस ITC। OTL मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो VAT बराबर OTL माइनस ITC, यानी कि 15 माइनस 10 बराबर 5 रुपये। अब हम देखते हैं VAT मूल्यवर्धन कर, जो कि PT 2011 में पूछा भी गया है। मूल्यवर्धन कर, तो पहला है यह अप्रत्यक्ष कर है। दूसरा पॉइंट है यह वस्तु और सेवा के मूल्य पर नहीं अपितु मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है। यह वस्तु और सेवा के मूल्य पर नहीं अपितु मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है। तीसरा है यह बहुबिंदु बहुचरणीय कर होता है, जो हर चरण में मूल्यवर्धन पर लगता है। यह बहुबिंदु बहुचरणीय कर होता है जो हर चरण में मूल्यवर्धन पर लगता है। चौथा पॉइंट है अंतिम रूप से VAT का भुगतान उपभोक्ता वर्ग द्वारा किया जाता है। पांचवा पॉइंट है केंद्र और राज्य दोनों के पास VAT लगाने का अधिकार है। अब हम देखते हैं VAT से पूर्व कितना टैक्स लगता था और VAT के बाद। तो VAT जैसे मान लीजिए टैक्स 10% है, VAT भी 10% है। तो मान लीजिए एक कपड़ा निर्माता है, उसने 100 रुपये के कपड़ा ख़रीदा, उस पर 10 रुपये टैक्स लग गया, तो उसे मिला 110 रुपये में। फिर उसने 110 रुपये में शर्ट निर्माता बी को बेचा, तो बी ने उसमें 20 रुपये का मूल्यवर्धन किया, तो वो अब 130 रुपये का हो गया। उस पर 10% टैक्स लगा, यानी कि 13 रुपये, तब वो अब उपभोक्ता को 143 रुपये में मिलेगा। लेकिन VAT के बाद क्या होने लगा, मान लीजिए ए व्यापारी यानी ए कपड़ा निर्माता ने 100 रुपये में कपड़ा बनाया, 10 रुपये टैक्स लगा, 110 रुपये में बी को बेचा, बी ने उसमें 10 रुपये का VAT लग गया, उसमें बी ने 20 रुपये का मूल्यवर्धन किया, तो वो हो गया 120 रुपये। 120 रुपये जो हुआ तो उसमें से VAT बराबर OTL माइनस ITC हो गया। तो 120 पर 10% टैक्स यानी 12 रुपये, तो फिर 12 माइनस 10 बराबर 2 रुपये हो जाएगा। तो फिर जब C उपभोक्ता को मिलेगा तो 100 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 2 रुपये VAT जोड़ के 132 रुपये में पड़ेगा। VAT कर पर कर की समस्या को कम करता है, अतः यह कैस्केडिंग प्रभाव को कम करके उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करता है। VAT उत्पादन आधारित कर होता है, जिसका लाभ केवल उत्पादक राज्य को प्राप्त होता है। VAT उत्पादन आधारित कर होने के कारण अंतर्राज्य व्यापार में कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त करता है, किंतु अंतर्राज्य व्यापार में कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाता है। जैसे उत्तर प्रदेश उत्पादक है, ए यानी कपड़ा निर्माता 100 रुपये 10 रुपये टैक्स, बी को जब बेचा यानी दूसरे राज्य जैसे कि बिहार में उपभोक्ता राज्य को शर्ट निर्माता 100 रुपये प्लस 10 रुपये वैट, तो मूल्यवर्धन उसमें किया 20 रुपये, तो 130 रुपये का हो गया। VAT 13 रुपये का होगा, तो उपभोक्ता को मिलेगा 143 रुपये। इस प्रकार VAT अंतर्राज्य व्यापार में कैस्केडिंग प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाता।
अतः कैस्केडिंग प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के लिए VAT के स्थान पर GST को लागू किया गया। अब देखते हैं VAT और GST में अंतर। पहला है VAT उत्पादन आधारित कर होता है, जिसका लाभ केवल उत्पादक राज्य को प्राप्त होता है, जबकि GST उपभोक्ता या गंतव्य आधारित कर होता है, जिसका लाभ केवल उपभोक्ता राज्य को प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है VAT में विभिन्न राज्यों में विभिन्न कर प्रणाली थी, जबकि GST संपूर्ण भारत में एक समान कर प्रणाली को बढ़ावा देता है, जो एक राष्ट्र एक कर एक बाजार को बढ़ावा देता है, यानी कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट है VAT कैस्केडिंग प्रभाव को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर पाता, जबकि GST कैस्केडिंग प्रभाव को पूर्ण रूप से समाप्त करता है। अब हम देखते हैं GST मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा के मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है। यह व्यापक, बहुचरणीय और गंतव्य आधारित कर होता है, जो अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। GST अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवा के मूल्यवर्धन पर आरोपित होता है। यह व्यापक, बहुचरणीय और गंतव्य आधारित कर होता है, जो अंतिम रूप से उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर मतलब GST अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि यहाँ कराघात और करापात दोनों अलग अलग बिंदु पर होता है। मूल्यवर्धन कर का मतलब GST वस्तु और सेवा के मूल्य पर नहीं अपितु मूल्यवर्धन पर लगता है। व्यापक का मतलब GST को इस संदर्भ में व्यापक कहा जाता है कि इसमें केंद्र और राज्य के अनेक अप्रत्यक्ष करों को मिलाया गया है। बहुचरणीय का मतलब GST में त्रिस्तरीय संरचना है। केंद्रीय GST यानी CGST, राज्य GST यानी कि SGST और एकीकृत GST यानी कि IGST। गंतव्य आधारित का मतलब है GST का लाभ केवल उपभोक्ता राज्य को प्राप्त होता है, इसलिए यह गंतव्य आधारित कर होता है। अब हम देखते हैं भारत में GST का विकास क्रम। विश्व में सर्वप्रथम GST फ्रांस द्वारा 1953 में अपनाया गया। विश्व में सर्वप्रथम GST फ्रांस द्वारा 1953 में अपनाया गया, जबकि भारत का GST कनाडा मॉडल से अधिक प्रभावित है। वर्ष 2002 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में केलकर समिति का गठन हुआ। वर्ष 2002 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के संबंध में केलकर समिति का गठन हुआ। वर्ष 2003 में समिति की सिफारिश GST को लागू किया जाए। वर्ष 2006 में सरकार द्वारा बजट में घोषणा कि वर्ष 2010 तक GST को लागू। वर्ष 2009 में संसद की परवर समिति द्वारा GST से संबंधित पहला दृष्टिकोण प्रपत्र जारी। वर्ष 2009 में संसद की परवर समिति द्वारा GST से संबंधित पहला दृष्टिकोण प्रपत्र जारी। वर्ष 2011 में GST से संबंधित 115वां संविधान बिल लाया गया। वर्ष 2011 में GST से संबंधित 115वां संविधान बिल लाया गया। वर्ष 2014 में लोकसभा विघटन के पश्चात बिल स्वतः निरस्त। वर्ष 2014 में लोकसभा विघटन के पश्चात बिल स्वतः निरस्त। वर्ष 2014 में नई सरकार द्वारा 122 संविधान संशोधन बिल लाया गया। वर्ष 2014 में नई सरकार द्वारा 122वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। वर्ष 2016 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित।
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित। 1 जुलाई 2017 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में जीएसटी को लागू। वर्ष 2016 में 101वां वर्ष 2016 में 101 संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद वर्ष 2016 में 101 संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद संसद में जीएसटी से संबंधित 4 अधिनियम पारित किए गए। वर्ष 2016 में 101 संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद संसद में जीएसटी से संबंधित 4 अधिनियम पारित किए गए। पहला केंद्रीय जीएसटी एक्ट 2017 यानी कि सीजीएसटी, दूसरा आईजीएसटी एक्ट 2017 और तीसरा है यूटीजीएसटी एक्ट 2017 और चौथा है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम 2017। तो कौन कौन से? केंद्रीय जीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम 2017। उपर्युक्त के अलावा राज्यों के विधानमंडल में यस जीएसटी एक्ट 2017 को पारित किया गया। असम पहला राज्य था। संविधान में जीएसटी से संबंधित 3 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 246A जो कि जीएसटी के संबंध में अनुच्छेद 246A जीएसटी के संबंध में संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अंतर्राज्य व्यापार से संबंधित कानून केवल संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 246A में बोला गया जीएसटी के संबंध में संसद और विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अंतर्राज्य व्यापार से संबंधित कानून केवल संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है। फिर दूसरा था अनुच्छेद 269A जीएसटी के संदर्भ में अंतर्राज्यीय व्यापार और जीएसटी के संदर्भ में अंतर्राज्यीय व्यापार पर आईजीएसटी आरोपित किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और वसूला जाएगा जो राज्य में विभाज्य होगा। 269A कहता है जीएसटी के संदर्भ में अंतर्राज्यीय व्यापार पर आईजीएसटी आरोपित किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और वसूला जाएगा जो राज्य में विभाज्य होगा। और एक है अनुच्छेद 279A ये जीएसटी परिषद से संबंधित है। तो इस प्रकार लेक्चर 69 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पे समाप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्लास 70 जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल। तो नंबर 1 यह अनुच्छेद 279A से संबंधित है। नंबर 2 यह संवैधानिक संस्था है। नंबर 3 इसका अध्यक्ष केंद्र का वित्त मंत्री होता है। इसका अध्यक्ष केंद्र का वित्त मंत्री होता है। और नंबर 4 है जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 में हुआ। जीएसटी परिषद का गठन 12 सितंबर 2016 में हुआ। 122वां संविधान संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया था 122वां संविधान संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि इसके पारित होने के पश्चात 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाएगा। इसलिए 101 संविधान संशोधन अधिनियम जब 2016 में प्रभावी हुआ तब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य हैं जिसमें 28 राज्यों के वित्त मंत्री हैं। केंद्र के 2 सदस्य हैं यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री। 3 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से जहां विधानमंडल है जैसे दिल्ली, पुद्दुचेरी और जम्मू और कश्मीर। जीएसटी परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए।
जीएसटी परिषद की बैठक के लिए गढ़ पूर्ति कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए। जीएसटी में मताधिकार केंद्र का 1/3 और राज्य का 2/3 होना चाहिए। बहुमत 3/4 में माना जाएगा, यानी 75%। माना कुल मत 300, केंद्र का 1/3 100 मत, राज्य के 2/3 200 मत, बहुमत 225 मत पे माना जाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं जीएसटी परिषद के कार्य। तो नंबर, यह जीएसटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। जैसे नंबर 1, जीएसटी में कर के दरों का निर्धारण। जीएसटी में कर के दरों का निर्धारण। नंबर 2, वे वस्तुएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। वे वस्तुएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। नंबर 3, वे वस्तुएं जो जीएसटी में शामिल होंगी। नंबर 4, किसी विशेष परिस्थिति में किसी राज्य को जीएसटी से छूट देने का प्रावधान। किसी विशेष परिस्थिति में किसी राज्य को जीएसटी से छूट देने का प्रावधान इत्यादि। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जीएसटी परिषद के निर्णय केंद्र और राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे। कारण, नंबर 1, जीएसटी में केंद्र और राज्यों के मत समान नहीं हैं। जीएसटी में केंद्र और राज्यों के मत समान नहीं हैं। और नंबर 2 है, जीएसटी में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधित्व समान नहीं हैं। अब हम देखते हैं जीएसटी की विशेषता। तो इसमें पहला पॉइंट है, भारत में जीएसटी की संरचना त्रिस्तरीय है, यानी कि सीजीएसटी, राज्य जीएसटी यानी कि एसजीएसटी और एकीकृत जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। व्यापार 2 प्रकार से होता है, एक इंट्रा स्टेट और एक इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही राज्य के 2 जगह पर, तो इसमें जीएसटी 12% लगेगा, तो ये सीजीएसटी में बट जाएगा 6% और एसजीएसटी में 6%। लेकिन जब इंटर स्टेट में होगा यानी अलग अलग राज्य में, तो जीएसटी 12% लगेगा, आईजीएसटी 12% हो जाएगा। आयात जो होगा उसमें आईजीएसटी प्लस सीमा शुल्क लगेगा और निर्यात में आईजीएसटी नहीं लगेगा। तो अंतरा राज्य व्यापार में जीएसटी। अब देखते हैं अंतरा राज्य व्यापार में जीएसटी। यहाँ जीएसटी दर को बराबर भाग में सीजीएसटी और एसजीएसटी में विभाजित किया जाता है। अंतर राज्य व्यापार में देखें यानी इंटर स्टेट, यहाँ आईजीएसटी आरोपित होता है जो जीएसटी दर के बराबर होता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और वसूला जाता है तथा राज्यों से विभाज्य होता है। आयात में आईजीएसटी आरोपित होता है किंतु उसके साथ सीमा शुल्क भी लगाया जाता है। निर्यात में कोई आईजीएसटी आरोपित नहीं होता। सीमा शुल्क क्या है? यह अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार द्वारा आरोपित और वसूला जाता है तथा वित्त आयोग की सिफारिश पर यह राज्यों में विभाज्य होता है। यह वस्तुओं के आयात पर आरोपित होता है। इसे जीएसटी में मिलाया नहीं गया है। नंबर 2 है, वे वस्तुएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, शराब यदि शराब में प्रयोग हो, एल्कोहल यदि शराब में प्रयोग हो तो जीएसटी के दायरे से बाहर है, किंतु यदि दवा में शामिल हो तो जीएसटी लगता है। विद्युत, रियल एस्टेट, तो कौन कौन से हो गए? वे वस्तुएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं वो हैं पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, शराब, विद्युत, रियल एस्टेट। दूसरा पॉइंट दोबारा से पढ़ूंगा। वे वस्तुएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं वे हैं पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, विमान ईंधन, शराब, विद्युत, रियल एस्टेट। तीसरा पॉइंट है, केंद्र और राज्य के वे कर जिन्हें जीएसटी में मिलाया गया है।
चलिए हम देखते हैं जीएसटी में केंद्र के कौन से कर मिलाए गए हैं और राज्य के कौन से कर मिलाए गए हैं। तो सबसे पहले हम राज्य के देखते हैं। तो राज्य के कर में है राज्य बिक्री कर, मूल्यवर्धन कर, विज्ञापन कर, विलासिता कर, पथ कर, मनोरंजन कर इत्यादि। कौन कौन से कर हैं राज्य के? राज्य बिक्री कर, मूल्यवर्धन कर, विज्ञापन कर, विलासिता कर, पथ कर, मनोरंजन कर इत्यादि। केंद्र के कर देखें जो जीएसटी में मिलाया गया है तो वे हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क जो है वो औषधि एवं प्रसाधन में है, प्रसाधन में। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो कि महत्वपूर्ण वस्तु पर है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो कि टेक्सटाइल यानी वस्त्र पर है। सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी और केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार। तो कौन कौन से कर हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क महत्वपूर्ण वस्तु पर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क टेक्सटाइल वस्त्र पर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी और केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार। अब हम देखते हैं जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा। जीएसटी में थ्रेश होल्ड सीमा यानी थ्रेश होल्ड लिमिट। जीएसटी में पंजीकरण और जीएसटी में भुगतान। जीएसटी में पंजीकरण और जीएसटी में भुगतान। जीएसटी का भुगतान करने के लिए जीएसटी में पंजीकरण करना अनिवार्य होता है। जब कोई व्यक्ति या करदाता जीएसटी में पंजीकृत होता है तो उसे 15 अंकों का जीएसटी नंबर मिलता है जो अल्फा न्यूमेरिक होता है। जीएसटी में पंजीकरण का अर्थ यह नहीं होता कि जीएसटी में पंजीकरण का अर्थ यह नहीं होता कि अनिवार्य रूप से जीएसटी का भुगतान करना हो। जीएसटी में पंजीकरण का अर्थ यह नहीं होता कि अनिवार्य रूप से जीएसटी का भुगतान करना हो। कोई करदाता या व्यापारी जीएसटी का भुगतान तब करता है जब वस्तु और सेवा के संदर्भ में उसका सालाना कारोबार थ्रेश होल्ड सीमा से अधिक हो। कोई करदाता या व्यापारी जीएसटी का भुगतान तब करता है जब वस्तु और सेवा के संदर्भ में उसका सालाना कारोबार थ्रेश होल्ड सीमा से अधिक हो। थ्रेश होल्ड सीमा की बात करें अगर वस्तु के व्यापार के संदर्भ में, तो वस्तु के व्यापार के संदर्भ में मैदानी राज्य में 40 लाख रुपया और पहाड़ी राज्य में 20 लाख रुपया। और सेवा के व्यापार के संदर्भ में बात करें तो मैदानी राज्य में 20 लाख रुपए सालाना कारोबार और पहाड़ी राज्य में 10 लाख रुपए सालाना कारोबार। ठीक, यदि कोई व्यापारी जिसका कारोबार थ्रेश होल्ड सीमा से कम है और वह जीएसटी में पंजीकृत नहीं है तो उसके द्वारा विक्रय किए गए वस्तु का क्रय करके कोई अन्य व्यापारी बाजार में विक्रय करता है तो उस व्यापारी को आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। यदि कोई व्यापारी जिसका कारोबार थ्रेश होल्ड सीमा से कम है और वह जीएसटी में पंजीकृत नहीं है तो उसके द्वारा विक्रय किए गए वस्तु का क्रय करके कोई अन्य व्यापारी बाजार में विक्रय करता है तो उस व्यापारी को आईटीसी का लाभ नहीं मिलता है। जैसे ए व्यापारी है जो जीएसटी में पंजीकृत नहीं है, उसका सालाना कारोबार 30 लाख रुपए है और उस बी व्यापारी जो कि उससे जीएसटी से कच्चा माल खरीदता है, तो बी व्यापारी आईटीसी में पंजीकृत नहीं है, सी व्यापारी उससे कुछ वस्तु खरीदता है यानी जीएसटी उस पर भी लगा है तो वो आउटपुट हो गया, और ए व्यापारी से जब खरीदा बी व्यापारी तो वो इनपुट हो गया। तो डी व्यापारी जो है जो जीएसटी में पंजीकृत है वो बी व्यापारी से जो खरीदेगा वो उसका लाभ उसको मिल जाएगा। इस प्रकार जीएसटी के माध्यम से सरकार देश में व्याप्त असंगठित क्षेत्र यानी लगभग 82% को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करने का प्रयास करे। इस प्रकार जीएसटी के माध्यम से सरकार देश में व्याप्त असंगठित क्षेत्र
यानी लगभग 82% को संगठित क्षेत्र में परिवर्तित करने का प्रयास करे। तो इस प्रकार लेक्चर नंबर 70 भारतीय अर्थव्यवस्था का यहीं पर समाप्त होता है।